हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार वीएस एकेडमी पे। तो जैसा कि हम लोगों ने कल पिछली क्लास में मैटर ऑफ पार्टिकल और कंटिन्यूसली मूविंग यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, जहाँ पे हम लोगों ने इसके दो एग्जांपल पढ़े थे। पहला डिफ्यूज़न, मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं विसरण, और एक और ब्राउनियन मोशन मतलब ब्राउनियन गति। ये हम दोनों ने किसके एग्जाम्पल पढ़े थे? मैटर ऑफ पार्टिकल और कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ है तो यहाँ मूव करके चला जाएगा, यहाँ है तो यहाँ मूव नहीं, मतलब कहने का मतलब ये हल्का हल्का अपनी जगह पे वाइब्रेट करता रहता है। क्लियर? ओके। आज हम लोग मैटर की जो चौथी प्रॉपर्टी थी उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर हम जल्दी से स्केल के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्केल से क्वेश्चन आता ही आता है। चौथी जो प्रॉपर्टी थी मैटर की, ये थी पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे मान लीजिए कोई भी सॉलिड पार्टिकल है, जैसे ये आपका मार्कर है, ये मार्कर सॉलिड है, तो इसका मतलब भाई हमने ये भी पहला पॉइंट यही पढ़ा था कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और यही टाइनी पार्टिकल क्या होते थे? हमने बताया था ये टाइनी पार्टिकल एटम कहलाते हैं। मतलब ये जो मैटर है छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा, और इन एटम के बीच में ऑब्वियसली मान लीजिए ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये छोटे छोटे मैटर से मिलकर ये मान लीजिए ये आपका मार्कर होगा। ऑब्वियसली ये जितना ये गैप दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, इतना होता नहीं, हम इसको नेक डाई से तो नहीं ही देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैटर के पार्टिकल होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक, जिनमें ये फोर्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे ये और ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, जो एक दूसरे को बांध के रखने की कोशिश कर रहा है, मतलब इन दोनों में बाइंडिंग का कार्य कर रहा है, वो क्या कहलाता है? फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या कहलाता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हिंदी में बोलते हैं क्या? अंतरा आणविक बल। ठीक है, अंतराणविक बल। ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिनमें ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे इसमें देखिए, इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा बहुत ज़्यादा होगा, तभी देखिए इनके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। मैंने याद करो बताया था कि एक जो ड्रॉपलेट होती है उसको बनाने के लिए 10 की पावर 21 वाटर की नीड होती है एक ड्रॉपलेट को बनाने के लिए। तो सोचिए, अगर 10 की पावर 21 मतलब इतने छोटे छोटे वाटर के पार्टिकल होंगे, तो वाटर के पार्टिकल में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। लेकिन ये सॉलिड की अपेक्षा, मतलब मान लेते हैं सॉलिड है, तो सॉलिड की कंपैरिजन में ये क्या होगा? थोड़ा सा लेस होगा, कम होगा। किसमें? इन लिक्विड में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है। जैसे आपने पानी देखा है, इनके बीच बॉन्डिंग तो होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, बट इन्हें ब्रेक देखिए, आप हाथ डालते हो पानी में, देखिए हाथ डालते हो, ऐसे देखिए पानी को ब्रेक कर देते हो, तो मतलब उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत कम होता है, और गैस में तो बहुत ही कम होता है, आप समझ ही रहे हो। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और ये अगर सेम पार्टिकल के बीच लगता है, जैसे मान लीजिए ये देखिए छोटे छोटे पार्टिकल हैं, है तो मार्कर के ही पार्टिकल है, तो किसी अदर कोई सब्सटेंस है ही नहीं। अगर सेम सब्सटेंस के बीच में अगर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, उसे हम लोग कोहेजन फोर्स कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई अदर सब्सटेंस, मान लेते हैं कि एक ये है और एक ये है, अगर ये एक दूसरे से बाइंडिंग हो रहे हैं, तो अलग अलग सब्सटेंस के बीच में अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे हम लोग एडिशन फोर्स कहते हैं। क्लियर? तो इसमें कौन सा फोर्स होगा? इनके मॉलिक्यूल के बीच में ऑब्वियसली कोहेजन फोर्स होगा। ठीक है, अगर इसके और इसको अगर हम आपस में बाइंड करवाते हैं, तो हम फेविक्विक से बाइंड करवाते हैं। ठीक है, और फेविक्विक में देखना कभी भी लिखा होगा वो एडहेशन फोर्स होता है उसमें। फेविक्विक इसमें एडहेशन फोर्स जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? बाइंड हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लीजिए। द पार्टिकल ऑफ द मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। लिखिए, the particle of the matter are attract each other। the particle, हाँ लिखते भी रहिए और बोलते भी रहिए। the particle of the matter are attract each other। clear? there are some force of attraction between the particle। there are
some force of attraction between the particle of matter which bind, ठीक है, which bind them together, ओके। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये जरूरी नहीं है कि सेम ही हो, हर पार्टिकल जैसे जैसे डिफरेंट होता रहेगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी किसी में ज़्यादा हो जाएगा, किसी में कम हो जाएगा। तो ये भी आप लिख लीजिए, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ होगी हर पार्टिकल में डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी। ऑब्वियसली आप हर आदमी की देखते हो, हर आदमी की स्ट्रेंथ अलग होती है। ऑब्वियसली हम जानते हैं हर आदमियों की स्ट्रेंथ क्या होती है, अलग होती है। जो पतला होता है उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है, मतलब उसको किसी को अट्रैक्ट करना हो, खींचना हो तो बहुत कम फोर्स अप्लाई कर पाएगा, बहुत कम ताकत से खींच पाएगा। बट कोई अगर आपका ये ताकतवर इंसान हो, मतलब जो जिम जाता हो, ऑब्वियसली वो उसकी कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही खींच लेगा, बेशक थोड़ा सा ही ज़्यादा खींचे। ऐसा नहीं कि वो पहाड़ खींच लेगा, ताकतवर है, नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर वो खींचेगा तो उसकी कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही खींचेगा। तो यही कहने का मतलब है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन however is different in the particle of different kind of matter. The strength of the force of attraction however is different in the particle ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर, मतलब डिफरेंट टाइप के पार्टिकल में डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्केल की बात करते हैं, ठीक है। चलिए किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग बच्चों, किसकी, स्केल की, ठीक है। अब हम लोग बात किसकी करने जा रहे हैं बच्चों, स्केल की, ठीक है। तो व्हाट इज स्केल, स्केल क्या होता है, स्केल इससे हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो हम लोग क्लास 9th में स्टडी करते हैं वो 3 टाइप की स्केल स्टडी करते हैं। और इससे हम लोग क्या मेज़र करते हैं, टेम्परेचर। इससे हम लोग क्या मेज़र करते हैं, टेम्परेचर मेज़र किया जाता है, ठीक है। ठीक है, देखिए हम लोग तीन स्केल के बारे में जानकारी लेंगे। पहला सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, FAHRENHEIT, फ़ारेनहाइट, ठीक है। और तीसरा केल्विन, ठीक है, ओके, केल्विन। तो हम लोग समझ में आ गया स्केल का क्यों यूज़ करते हैं। स्केल का यूज़ हम लोग टेम्परेचर मेज़र करने के लिए करते हैं, और जो जनरली हम लोग ज़्यादातर इन 3 स्केलों का यूज़ करते हैं। पहला हम लोग सेल्सियस स्केल यूज़ करते हैं, दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ करते हैं, और तीसरा केल्विन स्केल यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए जो सेल्सियस स्केल होता है बच्चों, जो सेल्सियस स्केल होता है ज़्यादातर डॉक्टर लोग सेल्सियस वाला ही रखते हैं, ठीक है, ओके। जो सेल्सियस स्केल होता है इस पे जो मार्किंग होती है, वो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक मार्किंग होती है, ठीक है। कितना होती है, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक मार्किंग होती है। किस पे, सेल्सियस वाले स्केल पे, किस पे, सेल्सियस वाले स्केल पे, ठीक है। याद रखना है आपको कि कौन सी स्केल होती है अच्छा ये 0 डिग्री क्या है, ये 0 डिग्री क्या आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जमने वाला पॉइंट, क्लियर। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे जो भी पानी होगा वो क्या हो जाएगा, बॉयल करने लगेगा, ठीक है, ओके, क्लियर। तो ये क्या होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री अगर सेल्सियस में बताना है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आपको फ़ारेनहाइट में अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट बताना है सेल्सियस में तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। इस अगर आपके पास यही फ़ारेनहाइट स्केल होती, क्या होती, फ़ारेनहाइट स्केल होती, तो इस पे जो मार्किंग होती है वो 0 डिग्री से स्टार्ट नहीं होती है। इस पे जो मार्किंग होती है वो 0 डिग्री से स्टार्ट नहीं होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, इस पे जो मार्किंग स्टार्ट होती है आपकी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्लियर, ओके, ठीक है। इस पे जो मार्किंग होती है
वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहती है। क्लियर? इसका मतलब टोटल डिफरेंस अगर निकाला जाए तो इसके बीच कितने नंबर ऑफ मार्क होंगे? 180 होंगे कि नहीं होंगे? ऑब्वियसली 212 में से 32 घटाएंगे 180 आएगा। अगर हम बात करें इसमें कितने नंबर ऑफ लाइंस होंगी तो 100 में 0 माइनस करेंगे तो इसमें 100 लाइंस होगी। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में 100 का डिफरेंस होगा, इनके बीच में 180 का डिफरेंस होगा। ठीक है, अगर हम बात करें यही केल्विन की, अगर आपके पास यही केल्विन स्केल होती, यही कौन सी स्केल होती, अगर सॉरी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, आपने ये दो स्केल पढ़ ली। ठीक है, अगर हम बात करते हैं थर्ड स्केल की, तो यहाँ पे जो थर्ड स्केल आएगी आपकी वो केल्विन में आएगी। ठीक है, और जो केल्विन का जो टेम्परेचर होता है वो 273 डिग्री केल्विन से 273 केल्विन से स्टार्ट होके 373 केल्विन जाता है। ठीक है, यही स्केल में अगर ये वाली बना दूँ फ़ारेनहाइट की सॉरी सेल्सियस की, तो वो जो होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाती है। और यही अगर मैं बात करूं आपकी तो ये फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। क्लियर? तो इसमें जो डिफरेंस होगा वो 100 का होगा, इसमें जो डिफरेंस होगा वो 100 का होगा, बट इसमें जो डिफरेंस होगा वो 180 का होगा। क्लियर? 180 का होगा। ठीक, आपको ये बता दिया मैंने कि तीनों में, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, तीनों में ये जो पॉइंट होंगे ये क्या होंगे आपके? ये बॉइलिंग पॉइंट होंगे। कौन से पॉइंट होंगे? ये बॉइलिंग पॉइंट होंगे। ठीक है, और ये वाले जो पॉइंट होंगे, सॉरी बॉइलिंग नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट होंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे फ्रीजिंग पॉइंट, और ये वाले तीनों जो पॉइंट होंगे ये क्या होंगे आपके? बॉइलिंग पॉइंट होंगे। क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपने ये तीनों स्केल पढ़ ली है, याद रखिएगा इनमें से क्वेश्चन बनता है। आपका कहेगा कि डिग्री सेंटीग्रेड में दे देगा, फ़ारेनहाइट में पूछेगा, या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में देके केल्विन से पूछेगा। तो इनमें कुछ रिलेशन होता है, हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें रिलेशन क्या होता है, अगर देखिए यहाँ पे मैं बता दूं तो देखिए ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में होगा, तो ये 273 केल्विन से 373 केल्विन, और अगर ये फ़ारेनहाइट में होगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? ओके, तो रिलेशन क्या होता है देखिएगा, सी अगर सेंटीग्रेड में लिखना है सबसे पहले आप सी लिखिए, माइनस करिए लोअर टेम्परेचर को, तो लोअर टेम्परेचर कितना है ये आपका, माइनस कर दिए अपॉन। क्लियर? उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे इनके और इनके बीच का डिफरेंस लिखना है। तो डिफरेंस क्या था? 100, 100 में 0 घटाएंगे 100 का तो डिफरेंस आएगा 100 बराबर फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में देखिए सबसे लोअर वैल्यू कितनी है? 32, माइनस कर दीजिए 32 अपॉन, डिफरेंस कितने का है? इसमें 180 का था, 180 लिख दीजिए। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 9 18, तो हमारे क्या बचा? C माइनस 0 बटे 5 इक्वल टू F माइनस 32 बटे 9। तो C में से 0 गया, C बचा अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32 बटे 9। क्लियर? तो हमारा ये पहला फॉर्मूला हो गया। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में या फिर फ़ारेनहाइट में से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। तो आप पढ़िए इसको, फॉर्मूला याद रखिए, C अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9। बोलिए, C अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। अगर ये आपका केल्विन में दिया होता तब, तो केल्विन और सेंटीग्रेड में जो रिलेशन होता है वो K इक्वल टू 273 प्लस C, ये किस में? केल्विन और सेंटीग्रेड में रिलेशन होता है। क्लियर? ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। ठीक, ओके, ये आपका क्या है? दूसरा फॉर्मूला है।
क्लियर। अच्छा ये बताइए आप, जनरली ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? आप खुद सोचिए, ह्यूमन बॉडी का जनरली जो टेम्परेचर होता है वो 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड। किसका? ह्यूमन बॉडी का क्या टेम्परेचर। क्लियर। अगर यही बात करें फ़ारेनहाइट में, तो ये जो फ़ारेनहाइट में वैल्यू हो गई 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो गई। ठीक, दोनों का मान सेम ही है, मतलब दोनों वैल्यू सही हैं। फ़ारेनहाइट में बताना है तो आप 98.6 बताएंगे, और डिग्री सेंटीग्रेड में बताना है तो 38.6 बताएंगे। और ये आपके दो फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूले बेसिस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर। तो देखिए दोनों फॉर्मूलों को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। दूसरा फॉर्मूला है K इक्वल टू 273 प्लस C। डिपेंडिंग टू क्वेश्चन हम लोग दोनों फॉर्मूलों में से किसका यूज़ करना है, अप्लाई करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं और पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीनों स्केल हम लोगों ने समझ लिया अच्छे से कि सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या रिलेशन होता है, और उनसे दो हम लोगों ने फॉर्मूले भी ड्राइव कर लिए हैं। ठीक है, अब इससे हम लोग रिलेटेड न्यूमेरिकल निकालेंगे। पहला, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू द केल्विन स्केल। ठीक है, आपकी स्केल को कन्वर्ट करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है और केल्विन में क्या करना है आपको, कन्वर्ट करना है। ठीक है, केल्विन में क्या करना है आपको, कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपके पास देखिए फॉर्मूला क्या है, केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में ये वाला फॉर्मूला, इसका अप्लाई करिए। K इक्वल टू 273 प्लस C, ये फॉर्मूला सेंटीग्रेड की वैल्यू दी है, सेंटीग्रेड की वैल्यू रख दीजिए प्लस 30। क्लियर। तो K इक्वल टू कितना आ गया, 273 प्लस 30 कितना है, 30 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 303। ये हमारा केल्विन में 30 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला था, C की जगह वैल्यू रखी, हमने आंसर निकाल लिया। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन। कन्वर्ट द टेम्परेचर 298 केल्विन, ठीक है, 298 केल्विन टू द सेल्सियस स्केल। अब क्या करना है आपको, 298 डिग्री ये केल्विन में गिवन है आपको, और किस में कन्वर्ट करना है आपको, सेल्सियस में। तो फॉर्मूला यही लगाइए, K इक्वल टू 273 प्लस C, और K की वैल्यू कितनी देखिए 298 इक्वल टू 273 प्लस C, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो 298 में से 273 माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट इन 98.4। ये क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है आपका। ये क्या है आपको बच्चों, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, 98.4 फ़ारेनहाइट। क्लियर। अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेल्सियस में। तो याद करिए फ़ारेनहाइट में गिवन है, आपको सेल्सियस में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है कि 98.4 की जो वैल्यू होगी वो सेल्सियस में कितनी होगी। तो आपको अब इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, FC/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। तो C/5 का मतलब बच्चों, C की वैल्यू, C तो कन्वर्ट ही करना है, अपॉन 5, F की वैल्यू 98.4 माइनस 32/9। क्लियर। ओके, तो ये C/5 हो जाएगा इक्वल टू 98.4 में से 32 जाएगा तो 98.4 था ना, हाँ 66.4 बचेगा, डिवाइड बाय 9, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे। ठीक, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 45,
2 3 6, 2 3 6, 2 2 4, क्लियर। 5 एकम 5, 5 9 45। और जब इसको 332 को 9 से भाग करेंगे, आप ऐसे भाग कर लीजिएगा 332 को। अब भाई ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप करिएगा। 332 को जब 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 9 3 27, 62, 56, 4, 36 आएगा, 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। तो आप इसको डिवाइड करके देखिएगा 36.8। भाई ये देखिए, तो डिवाइड करेंगे तो 9 3 27, 6 2 62, 9 6 54, 8.0, 9 8 72, तो 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आ गया है, क्लियर। ये देखिए, ये आपका क्या आ गया है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आ गया। चलिए ठीक है। इसको क्या कर देते हैं अब हम लोग? इरेज। अब बात किसकी करेंगे? स्टेट ऑफ मैटर की। मैटर की कितने स्टेट होती हैं, ठीक है। तो आपको ये पता ही है जनरली जो मैटर के स्टेट होती हैं वो कितनी होती हैं? 3। लेकिन अब आप जो 9th क्लास में पढ़ेंगे वो 5 स्टेट के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। किसके बारे में? 5 स्टेट इन आर मैटर। हमारी जो मैटर की जो स्टेट होती हैं ज़्यादातर वो कितनी होती हैं? ज़्यादातर क्या, ज़्यादातर हमें 3 पता होती हैं, बट अब हम लोग 5 लिखेंगे। पहला सॉलिड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस। लिक्विड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव। गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडन स्टेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, क्लियर। ओके, ठीक है। ये देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। मैटर की कितने स्टेट होती हैं हमारी? 5। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, क्लियर। ठीक, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, क्लियर। तो आई होप, मुझे लगता है कि हम लोग ये वाली क्लास आगे सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ठीक, सॉलिड, लिक्विड, गैस हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ताकि देखिए अगर अभी स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए सॉलिड करने के बाद रोकते हैं वीडियो को और फिर नेक्स्ट क्लास में फिर लिक्विड गैस पढ़ाएंगे तो फिर आपको फिर पुराना बताना होगा। तो फिर हम एक काम करते हैं, या तो तीनों को साथ में पढ़ा दें, या तो आज रोक, या तो अभी पढ़ा दें। तो क्या करें? अभी पढ़ा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी पढ़ा देते हैं। कल क्या करेंगे? कल इनकी प्रॉपर्टी के साथ इनकी फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस को सेपरेट करेंगे, ठीक है। आज पहले हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। चलो ठीक है, सॉलिड पहला पॉइंट समझिएगा, ठीक है। पहले हम लोग अलग अलग पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? कल हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस को प्रॉपर्टी के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्लियर। पहला, सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्री। सॉलिड की क्या होती है? एक डेफिनेट शेप होता है और इसकी एक फिक्स बाउंड्री होती है। जैसे मान लीजिए ये टेबल है, जैसे मान लीजिए आप ये टेबल है, तो इसका एक फिक्स शेप हुआ कि नहीं हुआ? कि ये टेबल है तो ऐसे ही हमेशा रहेगी परमानेंट, ठीक है। उसकी बाउंड्री फिक्स हुई कि नहीं होगी? ना तो कभी इधर जाएगी, ना तो कभी इधर जाएगी, ठीक है। तो उसका फिक्स शेप होता है। अब जैसे ये पेन है, मार्कर है, तो ये सॉलिड है, हाँ सॉलिड है, क्योंकि इसका एक फिक्स शेप है और इसकी एक निश्चित बाउंड्री है कि ये इतने में ही रहेगा, इससे ज़्यादा ना तो ये बड़ा होगा ना तो ज़्यादा ये छोटा होगा, क्लियर। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल जो होते हैं, सॉलिड है फिक्स शेप, क्योंकि इसके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पाते, क्योंकि
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा होता है, जो बल लगता है बहुत ज़्यादा होता है, उनको एक फिक्स शेप में बना के रखता है। हम इनको अलग भी, जैसे मान लीजिए इसको हम अलग भी करना चाहें तो इतना फोर्स नहीं अप्लाई कर पाते हैं कि इसके फोर्स को तोड़ दें, ठीक है, इसीलिए। तो पहला पॉइंट हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड, अच्छा आप ये सोच रहे होंगे, फिर एक दिमाग में आ रहा होगा कि हम शुगर को, चीनी को जिस जार में रखते हो तो उस जार का शेप ले लेता है, या फिर हम सॉल्ट को, नमक को जिस जार में रखते हैं तो उसका शेप ले लेता है। और हम कहते भी हैं कि शुगर और आपका सॉल्ट ये क्या है, आपका सॉलिड है, तो वो तो शेप ले रहा है, तो वो तो लिक्विड हो गया। तो वो शुगर और सॉल्ट सॉलिड कैसे हुए, मन में आया होगा क्वेश्चन। सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। तो वहाँ पे जो आपका शुगर और सॉल्ट होता है वो क्या होता है, वो बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल होते हैं, और टाइनी पार्टिकल को हम जिस शेप में चाहे उस शेप में कर लेंगे। अगर हम इंडिविजुअली क्रिस्टल की बात करें, एक शुगर का पीस लें और एक सॉल्ट का पीस लें, तो वो क्या है, वो तो सॉलिड है, वो जिस शेप में हो उसी शेप में रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। वो बहुत सारे पार्टिकल आ जाते हैं, इसीलिए उसका शेप ले लेते हैं। क्लियर, ओके। तो पहला आपको पॉइंट याद रखना, सॉलिड में सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्री क्यों होती है, पता चल गया। दूसरा, सॉलिड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का एक फिक्स वॉल्यूम होता है जो कि चेंज नहीं होता है। सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, चेंज नहीं होता है, क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना ज़्यादा लग रहा होता है कि हम उसके वॉल्यूम को चेंज कर ही नहीं पाएंगे, उसके वॉल्यूम को चेंज कर ही नहीं पाएंगे। मतलब अगर ये इतना स्पेस कवर कर रहा है तो हमेशा इतना ही करेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम इसके बॉन्ड को, जो इन दो पार्टिकल के बीच में बॉन्ड लग रहा है, उसको तोड़ नहीं पाएंगे। जब तोड़ नहीं पाएंगे तो वो उतना ही शेप कवर करेगा, उतना ही शेप कवर करेगा जितना उसका होगा ओरिजिनल, ठीक है। तो उसका, और इतना, अगर इतना है तो हमेशा, चाहे अभी देखो, 10 दिन बाद देखो, 15 दिन बाद देखो, इतना ही रहेगा। तो सॉलिड हैव अ फिक्स वॉल्यूम, उसका फिक्स वॉल्यूम होता है, जितना है क्वांटिटी में उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो पहला, उसका फिक्स शेप होता है, पक्का भाई फिक्स शेप है, चेंज नहीं होगा। फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, चेंज नहीं होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉलिड पॉसेस रिजिडिटी। सॉलिड में क्या होता है, रिजिडिटी होता है। रिजिडिटी मतलब कड़ापन, बिल्कुल होता है सॉलिड। आप कोई भी चीज़ सॉलिड उठा के देख लो, सॉलिड पॉसेस रिजिडिटी। सॉलिड में क्या होती है, रिजिडिटी होती है। आप देख लीजिए, आप कठोरपन होता है कि नहीं, ये देखिए, इसको मैं तोड़ने की कोशिश करूँ तो नहीं तोड़ पाऊँ, क्योंकि इसमें क्या है, रिजिड है। एक दूसरे से जो मॉलिक्यूल है काफ़ी टाइट बंधे, उनको तोड़ नहीं पा रहे हैं हम लोग, इसलिए क्या है, वो रिजिड है। इसलिए वो क्या है, रिजिड है, मतलब कठोरपन होता ही है। जनरली हम लोग देखते ही हैं, हम चल। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड हैव सॉलिड में की डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, बिल्कुल हाई होती है, क्योंकि इनके इतने ही, जैसे मान लीजिए इतना छोटा सा स्पेस है, तो इसी स्पेस में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, कम स्पेस में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, इसलिए उसकी डेंसिटी हाई हो जाती है। इसलिए उसकी डेंसिटी समझाया था ना हमने। डेंसिटी का मतलब उसमें कम जगह में बहुत ज़्यादा लोग, जैसे हम एक रूम की बात करते हैं, एक छोटा सा रूम है, उस रूम में अगर हम 5 लोग रहें तो बड़े आराम से रह पाएंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डेंसिटी कम है। मतलब डेंसिटी का मतलब लोग कम है। अब उसी रूम में 10-12 छोड़िए 50 लोग आ जाए उतने ही रूम में, तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल। डेंसिटी वहाँ पे चिपक के लोग रहेंगे, मतलब उनके सांस लेने के भी गैपिंग नहीं रहेगी, इतना क्लोज रहेंगे लोग, ठीक है। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, बिल्कुल सॉलिड की होगी, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं, बहुत ज़्यादा पास होते हैं, इसलिए उनकी डेंसिटी क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। क्लियर। सॉलिड डज नॉट फिल विथ कंटेनर कंप्लीटली। सॉलिड को हम लोग कंटेनर में फिल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। आप कोई भी सॉलिड चीज़ ले लीजिए, सॉलिड का मतलब आप
टेबल ले लीजिए, आप इसको किसी कंटेनर में फिल करना चाहें, बाल्टी में फिल करना चाहें, वेसल में फिल करना चाहें, आप इसको फिल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें फ्लूइडिटी वाली प्रॉपर्टी होती नहीं है। कोई चीज़ फ्लो करेगी तभी वो किसी कंटेनर में फिल हो पाएगी, और सॉलिड में ये चीज़ प्रॉपर्टी होती नहीं है। तो पहले ये प्रॉपर्टी लिख लें, सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड डू नॉट फ्लो। सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, इसीलिए सॉलिड डज नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली। ठीक है, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कंटेनर में कंप्लीटली फिल नहीं कर सकते हैं सॉलिड को। क्लियर? सॉलिड डू नॉट पॉसेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। सॉलिड में डिफ्यूजन प्रॉपर्टी नहीं होती। आप किसी भी दो चीज़ को डिफ्यूज़ करना, बताया था डिफ्यूजन क्या होता है, तो सॉलिड में क्या होता है, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी नहीं होती है। सॉलिड डू नॉट पॉसेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, मतलब सॉलिड में क्या होता है, ये देखिए, डिफ्यूज का मतलब मिल जाना चाहिए। जैसे अगरबत्ती का अरोमा जो होता है, इंसेंस स्टिक का जो अरोमा होता है, वो क्या होता है, आपके एयर के पार्टिकल में बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाता है, मिल जाता है। जैसे दूध में पानी बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाता है, बट सॉलिड में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो डिफ्यूज हो जाए, वो मिल जाए। तो ये भी एक प्रॉपर्टी लिख लें हम लोग, सॉलिड डू नॉट possess diffusion। सॉलिड में डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, ये अभी हमने सिर्फ सॉलिड की बात की है। अभी हम लोग फिर बात करेंगे किसकी, गैस की, फिर किसकी बात करेंगे, लिक्विड की। ठीक है, फिर कल हम लोग इधर क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे, इधर सॉलिड, इधर लिक्विड, इधर गैस, फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर? अभी हम लोग थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ओके, तो आपने सॉलिड के बारे में पढ़ लिया है। अब किसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लिक्विड। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, लिक्विड की। तो इरेज करते हैं और लिक्विड के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ठीक, ये समझे मेन पॉइंट है, ये आपको लिखना ही है। क्लियर? देखिए लिक्विड में क्या होता है, देखिए लिक्विड का फर्स्ट पॉइंट, देखिए लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता, आप जिस वेसल्स में रखोगे उस शेप का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक बॉटल में रखा तो वो बॉटल के शेप का हो गया, उस बॉटल से पानी जब हम ग्लास में निकालते हैं तो ग्लास के शेप का हो जाता है, फिर उस ग्लास को पानी को बाल्टी में डालते हैं, वो बाल्टी के में शेप ले लेता है, मतलब उसका फिक्स शेप नहीं होता। तो लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, उसका फिक्स्ड शेप नहीं होता, जिस शेप में रखोगे उसी शेप में हो जाएगा। बट सॉलिड में देखा होगा उसका फिक्स शेप था। लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका बट वॉल्यूम फिक्स होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब जितना है उतना ही रहेगा। जैसे मान लीजिए एक बोतल पानी है, उसको बाल्टी में डालोगी तो उतना ही पानी रहेगा, ऐसा थोड़ी कि पूरी बाल्टी एक बोतल में भर जाएगी। जितना बोतल में पानी होगा उतना बाल्टी में आएगा। इस बाल्टी का पानी को फिर आप जार में डालोगी तो उतना ही पानी जार में भी चला जाएगा, उतना ही पानी जार में चला जाएगा। फिर जार के पानी को ग्लास में डालोगे तो उतना पानी फिर ग्लास में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है वॉल्यूम फिक्स होता है, जितना पानी है उतना रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा। ऑब्वियसली भाई, जैसे मान लो ये हमारी बॉटल है, इसमें जब हम पानी फिल करेंगे तो पूरा इतना रहेगा। इसी पानी को जब हम लोग उसमें बाल्टी में डालेंगे तो उतना ही तो पानी रहेगा जितना पहले इस बोतल में था। जब खाली कर दिया तो पूरा पानी किस में चला गया, बाल्टी में, तो पानी की क्वांटिटी तो उतनी ही रहेगी। कहने का मतलब वॉल्यूम फिक्स रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा, बट शेप चेंज होता रहेगा, शेप फिक्स नहीं रहता है। क्लियर? ओके। दूसरा, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। लिक्विड को हम लोग दबा नहीं सकते। आप कभी पानी लीजिए हथेली में या फिर ग्लास में और उसको दबाने की कोशिश करिए, तो लिक्विड को क्या आप कंप्रेस कर पाओगे? आप सोचो, आप खुद लो, पानी लो एक चुल्लू में और उसको दबाओ, तो कभी वो दब पाता है? नहीं, क्योंकि वो बाहर निकल जाता है, दब ही नहीं पाता। तो लिक्विड कैन नॉट कंप्रेस्ड मच, लिक्विड को हम लोग ज़्यादा दबा नहीं सकते। लिक्विड कैन नॉट कंप्रेस मच, लिक्विड को हम लोग बहुत ज़्यादा दबा नहीं सकते हैं।
क्लियर। लिक्विड को हम लोग दबा नहीं सकते हैं, सॉलिड को दबा नहीं सकते हैं, बट गैस को दबा सकते हैं, ठीक है। सॉलिड क्यों नहीं दबा सकते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा, ये देखिए इसको मैं दबाने की कोशिश करूँ तो ये दब रहा है, ये देखो दब रहा है। बहुत कुछ सॉलिड होंगे, मतलब एक्सेप्शन को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्शन को छोड़ के, ओके। लिक्विड हैज़ लेसर डेंसिटी, लिक्विड में क्या होती है, बहुत कम डेंसिटी होती है। लिक्विड हैज़, देखिए सॉलिड में बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी थी, बट लिक्विड हैज़ लेसर डेंसिटी, लेसर डेंसिटी। लिक्विड में क्या होता है, बहुत कम डेंसिटी होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड, एज कंपेयर टू सॉलिड। अगर हम सॉलिड से तुलना करें, कंपेयर करें, तो जो लिक्विड में होती है बहुत कम डेंसिटी होती है, बिल्कुल लिक्विड में कम डेंसिटी होती है। आप पानी को ले लो, देखो पानी को आप उंगली डाल के काट दोगे। आप दूध ले लो, दूध को आप हाथ से देखिए ऐसे ऐसे कर लोगे, हिला लोगे, तो डेंसिटी कम है तभी तो, क्योंकि उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है लग तो रहा है लेकिन बहुत कम लग रहा है, आसानी से ब्रेक किया जा सकता है इसीलिए। बट सॉलिड में ऐसा नहीं है, तो सॉलिड से अगर कंपैरिजन करें तो लेस होती है, बट होती है, ठीक है। फोर्थ अगर प्रॉपर्टी की बात करो तो लिक्विड डू नॉट फिल विथ कंटेनर कंप्लीटली, लिक्विड डू नॉट फिल इट कंटेनर कंप्लीटली। क्यों? सॉरी, वो तो मैं सॉलिड का बता रहा हूँ। लिक्विड फिल विद कंटेनर, वो मैं सॉलिड का बता दिया, कंटेनर कंप्लीटली। लिक्विड को कंटेनर में कंप्लीटली फिल किया जा सकता है, कंप्लीटली, क्लियर। पांचवी प्रॉपर्टी क्या बात करें, लिक्विड पॉसेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। लिक्विड में डिफ्यूजन प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल होती है, आपको पता ही है, मिल जाता है पानी में। भाई पानी में दूध मिल जाता है तो डिफ्यूज़न हो रहा है, पानी को शहद में मिलाओ मिल जाता है, पानी को में आप शुगर मिलाओ, सॉल्ट मिलाओ, मिल जाता है, मतलब डिफ्यूज़न हो जाता है। तो लिक्विड पॉसेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूज़न, मतलब लिक्विड में डिफ्यूज़न वाली प्रॉपर्टी होती है, क्लियर। लिक्विड में डिफ्यूज़न वाली प्रॉपर्टी होती है, आप अच्छे से जान गए। पहला, इसका फिक्स शेप तो नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता है, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, डेंसिटी होती है लेकिन एज कंपेयर टू सॉलिड कम होती है। लिक्विड फिल विद कंटेनर कंप्लीटली, इसको कंटेनर में कंप्लीटली फिल किया जा सकता है। और लिक्विड में डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी भी होती है, लिक्विड में डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी भी होती है, क्लियर। तो आपको ये लिक्विड वाली सारी प्रॉपर्टी लिखने ली है, क्लियर, ओके, हो गया। अब बात किसकी करते हैं, अब हम बात करते हैं गैस की। तो गैस हैव नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम, ना तो गैस का फिक्स शेप होता है ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है। ये पहला क्वेश्चन है, आप में आता ही है। गैस हैव नाइदर फिक्स वॉल्यूम नॉर फिक्स शेप, ठीक है। गैस का ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स शेप होता है, ठीक है। क्योंकि गैस को देखिए आप रूम में स्प्रे, जैसे आप परफ्यूम लेते हो या तो आप क्या बोलते हैं अगरबत्ती जलाते हो, तो देखिए गैस क्या होती है, पूरे रूम में फैल जाती है, मतलब वो रूम का शेप लेती है। अगर आप उसको बाहर जलाओगे तो वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी, अगर आप किसी हॉल में जलाओगे तो वो हॉल के पूरे हॉल में फैल जाएगी, मतलब उसका फिक्स शेप ना तो होता है ना तो इसकी फिक्स वॉल्यूम होती है, ठीक है। अच्छा, लिक्विड में लिक्विड हैज़ अ फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी, वो लिख लीजिएगा कि लिक्विड में फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है, मतलब लिक्विड में बहने का गुण होता है। इस तरह गैस में भी क्या होता है, बहने का गुण होता है, ठीक है। गैस हैव अ फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी। गैस में क्या होता है बेटा, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है, मतलब गैस भी फ्लो कर सकता है। ऑब्वियसली रूम में स्प्रे करते हो देखिए पूरी जगह फ्लो कर जाता है, ठीक है। गैस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। देखा होगा आपने, गैस में सीएनजी भरी जाती है तो बहुत ज़्यादा, देखिए इतना सिलेंडर होता है, कितनी ज़्यादा गैस कंप्रेस करके भर दी जाती है। आपके घर में गैस सिलेंडर आता है, गैस सिलेंडर में भी तो गैस देखिए स्पेस इतना सा होता है,
बट उसमें जो गैस जो है 13-14 किलो भर दी जाती है। कैसे? कंप्रेस कर करके। इसका मतलब गैस के पार्टिकल को पास लाया जा सकता है प्रेशर लगाकर। ठीक है, तो गैस है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस मतलब दबाना, कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी है ना। गैस में क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। ठीक, गैस हैव अ लो डेंसिटी, गैस में जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा कम होती है कंपैरिजन लिक्विड और सॉलिड के। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज द गैसेस स्टेट इज़ वेरी हाई। कहने का मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस में वो बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, सॉलिड ज़्यादा दूर तक फ्लो नहीं कर लेता है। लिक्विड को हम जब पानी बहाते हैं तो जहाँ तक फोर्स अप्लाई होता है, जहाँ तक हम उसको फेंक पाते हैं वहाँ तक चला जाता है। बट आप रूम में क्या करते हो? परफ्यूम स्प्रे करते हो तो कितनी दूर दूर तक चला जाता है बिना किसी एफर्ट के। तो इसका मतलब उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा जिसे बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी किस में ज़्यादा होती है? आपका लिक्विड गैस में। तो क्या लिखोगे? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द गैसेस, kinetic energy of the particle in the gaseous state it very high, clear? ओके, गैस एक्सर्ट टेम्परेचर, गैस में क्या होता है? टेम्परेचर को क्या करता है? एक्सर्ट करता है। ठीक है, इसको लिखिए जाए, लिखिए, ना लिखना चाहे ना लिखिए। ठीक है, एक छठा पॉइंट लिख लीजिए, गैस डिफ्यूज वेरी रैपिडली। गैस में डिफ्यूजन प्रॉपर्टी लिक्विड से भी ज़्यादा होती है। गैस डिफ्यूज गैसेस डिफ्यूज वेरी हाईली। गैस क्या होते हैं? बहुत तेज़ी के साथ क्या होती हैं? डिफ्यूज़ कर जाते हैं। क्लियर? तो आपको ये सारे गैस के प्रॉपर्टी लिख लेनी। पहला, ना तो इसका फिक्स शेप होता है, ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है। इसमें फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है, मतलब बहने का गुण होता है। कंप्रेस किया जा सकता है। लो डेंसिटी होती है, क्योंकि भाई गैस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। देखिए भाई, अगर हम कल डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये मान लीजिए ये सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास होंगे, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होंगे बट होंगे, लेकिन गैस के पार्टिकल देखिए बहुत ज़्यादा दूर होंगे। तो इसकी डेंसिटी हाई, इसकी डेंसिटी लो, इसकी डेंसिटी वेरी लो। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो गैस स्टेट में बहुत ज़्यादा हाई होती है, और डिफ्यूजन प्रॉपर्टी जो गैसेस में होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे? सॉलिड लिक्विड गैस का प्रॉपर्टी, यहाँ सॉलिड लिक्विड गैस लिख के इनके बारे में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता भी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है। अगर ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। और हाँ, नए हैं पुराने हैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।